Hello my dear students, hello my dear friends, welcome to Arya Study Unit and today we are now going to solve some important question of chapter number 3rd that is electrochemistry। वैसे लास्ट लेक्चर के ड्यूरिंग हमने देखा था कुछ बोर्ड की साइड पर सेट डाल रखे हैं ए बी सी और डी, उनका वीडियो सॉल्यूशन हमने दिया था। आई थिंक आपको वो वीडियो सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम यहाँ पर कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन कुछ हमारे पास लैक ऑफ इक्विपमेंट या फिर लैक ऑफ हमारे पास टेक्निकल एरर्स आ चुके थे, उनकी वजह से हम आगे के जो फर्दर लेक्चर्स थे उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ी इनकन्वीनियंस हुई है। उसके लिए हमें आपसे खेद है। आज से हम पुनः एक बार फिर उपस्थित हुए आपके समक्ष और आज से देखने वाले हैं हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, तो देखते हैं ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन को। सो हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, इसको तो शायद 10th का स्टूडेंट भी कर देगा, बट आप नहीं कर सकते, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है कि इसको आप सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और 1 और 2 मार्क्स के अंदर ये पूछा जाता है। कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पोट? क्या हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के घड़े के अंदर रख सकते हैं? आंसर क्या होगा देखते हैं जरा। अच्छा, दोनों मेटल को आप जानते होंगे, जिंक और आपका एक है कॉपर। सब कुछ खेल होता है रिएक्टिविटी सीरीज का, और रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है अपनी? रिएक्टिविटी सीरीज कहो ना कैसे मांगे अल्लाह जिंदगी फिर संतान पढ़े। ये सभी जो एलिमेंट्स हैं ये हाई रिएक्टिव हैं, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं। ये आपकी मोर रिएक्टिव की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके, यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से नीचे ब्लो लाई करते हैं कुछ एलिमेंट्स जिनका यहाँ पर कमीना है, आगे आएगा Ag और Au। कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड ये आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। दीज आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन की वो किस पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। तो जिंक आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, कॉपर आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, और जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो आसानी से किसी दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है भैया? डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। और डिस्प्लेस करने को ही क्या बोलते हैं अपन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ी हुई आपने, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसके अंदर जिंक के घड़े के अंदर रख दिया। कोई भी आपके पास एक घड़ा हो सकता है जो जिंक का बना हुआ है। हम बना लेते हैं यहाँ पर एक घड़ा, ये अपना घड़ा है और इसके अंदर रखा हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4। अब ये जिंक की आपकी जो लेयर है, आउटर कवरिंग है, ये क्या करेगी? इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, और कॉपर जैसे ही यहाँ से डिस्प्लेस होगा तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर वो कुछ बनेगा ZnSO4, और साथ में कौन डिस्प्लेस हो जाएगा? कॉपर। जब हमारे पास कॉपर सल्फेट रहेगा ही नहीं तो क्या बेनिफिट है जिंक के पोर्ट के अंदर रखने का? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, सो वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पोर्ट। सो करेक्ट आंसर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नो वी कैन नॉट स्टोर CuSO4 solution okay in zinc pot। वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपको फ्री के मार्क्स मिलने होते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये मूव ऑन वर्ड कहाँ से आया? इस मूव ऑन वर्ड की जो मिस्ट्री है वो बहुत ही, मतलब समझ लीजिए कि मिस्ट्री ही है वो। कभी समय आने पर हम उस चीज़ को ओपन करेंगे, बट आप फिलहाल लेक्चर का आनंद लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, कोई भी रेलेवेंट चीज़ें या फिर रिलेटेड टू माय पर्सनल लाइफ मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा,
वो दिल की बातें, मन की बातें मोदी जी करते हैं। ओके, हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडक्टिविटी दे रखी है जिसको अपन बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं भैया? कप्पा। सो हियर इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी जिसको कापा से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो दे रखी है 0.02485 ओम इनवर्स, और ये है आपका सेंटीमीटर इनवर्स। कापा दे रखा है, साथ में यहाँ पर मोलरिटी भी दे रखी है 0.2 मोलर। ओके, कैलकुलेट करना हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी बोले तो इसका लैम्डा एम। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है? कापा इंटू के 1000 डिवाइड बाय अपना एम। तो ये यहाँ से अपन इसे कैलकुलेट करने जाएंगे, तो अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास कापा दे रखा है 0.02485 इंटू के आपका 1000 और मोलरिटी है आपकी 0.2। तो इसे आप एक बार सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकल के आ जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। सर एक बार इसे कैलकुलेट करना, कितना आ रहा है? 0.02485 इंटू के 1000, तो ये आपका आ जाएगा 2485 और यहाँ से 0.2 कर लो सर, इसे 0.2 124.25 ये इतना क्या है अपने पास? मोलर कंडक्टिविटी आई है। क्या है ये? मोलर कंडक्टिविटी। ओके, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसको तो गांव का बच्चा जानता है, और जानता भी क्यों ना हो, क्योंकि बड़ा सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट पूछ लिया। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है? एज यू नो दैट इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली जो अपने रेस्पेक्टिव आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाए वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट। अब दिक्कत यहाँ पर ये कि वो 100% भी डिसोसिएट हो सकता है, या फिर लेस देन, या फिर पार्शियल उसका डिसोसिएशन भी हो सकता है। मीन्स मैं बोल रहा हूँ लेस देन 100% डिसोसिएशन होता है तो वो अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर 100% है तो वो आपका कौन सा वाला? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सिंपल स्टेटमेंट है, इफ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ NaCl, सो NaCl इज ए strong electrolyte, so it is 100% dissociate into their respective ions. So this is sodium ion and this one is chloride ion. So it is 100% dissociate. So I'm writing now that the definition of strong electrolyte, the electrolytes which dissociates into their respective ions are called strong electrolyte. ओके, 1 और 2 एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेना। लाइक एग्जाम्पल NaCl हो गया, लाइक मैंने बोला MgCl2 हो गया, लाइक मैंने बोला कि आपका LCl3 हो गया, और आगे मैंने बोला यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। NaOH हो गया, लाइक इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस। ओके, so it is very simple question. We are proceeding towards our next question, that is fourth question. Explain Faraday's law of electrolysis. As you know that in our electrochemistry we discussed about the Faraday's law. First one is Faraday's first law and second law is Faraday's second law. If I am taking Faraday's first law, so what is Faraday's first law? Okay, एक कंपार्टमेंट बनाते हैं यहाँ पे, अपन यहाँ पे कंपार्टमेंट बनाते हैं एक सिंपल सा,
मैंने बोला यहाँ पे कंपार्टमेंट बन गया आपका, ये वाला कंपार्टमेंट है, ओके। इसके अंदर फिलअप होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, विथ सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ध्यान से समझना चीज़ों को, दिस वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ओके। हेयर इज हमारे पास दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट अपनी ये वाली और दूसरी प्लेट होती है ये वाली। इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं किससे, एक होती है आपकी पॉजिटिव और एक होती है आपकी नेगेटिव। यहाँ पर दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने एक बैटरी से, और बैटरी के अंदर क्या होता है अपना चार्ज होता है Q, विथ चार्ज Q से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, लाइक मैंने बोला कि मेरे पास एक NaCl सॉल्यूशन है, मोल्टन NaCl मैंने एक सॉल्यूशन लिया, तो इसके अंदर अपने पास Na पॉजिटिव आइन एंड सेकेंड वन इज क्लोरीन आइन। पॉजिटिव आइन नेगेटिव प्लेट के टुवार्ड्स भागेगा और जो नेगेटिव आइन है आपका वो पॉजिटिव प्लेट के टुवार्ड्स भागेगा। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आइन है वो नेगेटिव प्लेट के टुवार्ड्स भागेगा, बोले तो इस प्लेट के टुवार्ड्स। कैटाइन जिस प्लेट के टुवार्ड्स भाग रहा है उसको बोलते हैं अपन कैथोड। सो नेगेटिव चार्ज कंटेन कैथोड इन इलेक्ट्रोलिसिस। एंड सेकेंड वन Cl माइनस आइंस, ये भागेगा आपका पॉजिटिव प्लेट के टुवार्ड्स। तो एनाइन जिस प्लेट के टुवार्ड्स भाग रहा है उसको बोलेंगे अपन एनोड। ये सिंपल स्टेटमेंट है। अब होता क्या है, यहाँ पे जो सोडियम मेटल है, यहाँ पे सोडियम आइन है, ये सोडियम आइन यहाँ से इस प्लेट के ऊपर जमा हो जाता है। मीन्स यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जो सोडियम आइन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। तो सोडियम आइन मेरे पास है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए ये सोडियम मेटल बनाता है, और ये हमारी जो रिएक्शन होती है ये होती है कैथोड की रिएक्शन। किसकी होती है भैया, कैथोड की रिएक्शन होती है। अगर मैं एनोड की रिएक्शन लिखने जाऊँ तो एनोड पर क्या होता है आपका, जो आपके पास Cl माइनस आइन है, क्या है भैया, जो आपके पास Cl माइनस आइन्स हैं ये आपकी Cl2 गैस बनाते हैं, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर और 2 बैलेंस यहाँ पर लगा दी, या फिर आप इसको 1/2 कर सकते हैं, वो भी बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर फेराडे ने क्या बताया था, इस कंपार्टमेंट के माध्यम से आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि मेरे पास जो यहाँ पे चार्ज है, जितना ज़्यादा मैं यहाँ पर पावर दूंगा, जितना ज़्यादा मैं यहाँ पर अमाउंट ऑफ चार्ज दूंगा, जितना कूलाम या फेराडे में चार्ज दूंगा, उतना ही यहाँ पर क्या होगा, जो आपका सोडियम आइन है या फिर कोई दूसरा आइन है वो इस प्लेट के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब उतना ही यहाँ पर डिपोजिशन होता है किसका, मेटल का। किसका, मेटल का। ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फेराडे फर्स्ट लॉ का वही मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि फेराडे फर्स्ट लॉ क्या है। अब देखो स्टेटमेंट क्या बोलता है इसका, स्टेटमेंट बोलता है द अमाउंट ऑफ, अगर मैं लिखने जाऊँ तो द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। रिड्यूस, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोन। दोनों कंडीशन है मेरे पास, रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। रिड्यूस कहाँ पर होगा, ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा, इस चीज़ को आप भली भांति जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट ये बोल सकता हूँ कि W जो है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q के, बोले तो चार्ज के। इस स्टेटमेंट को यहाँ पर बोल दिया था किसने, फेराडेज ने। फेराडेज स्टेटमेंट बोला गया को किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है एक कांस्टेंट। जो हमारा कांस्टेंट था उसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सो Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z इज हियर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके भैया। सो W इज इक्वल टू Z जो हमारे पास होता है वो होता है E/K 96500, और E अपने पास है इक्विवेलेंट मास। सो आई एम राइटिंग नाउ दैट E/K 96500 इनटू के चार्ज होता है आपका करंट इनटू के टाइम। सो करंट इज I इनटू के टाइम इन सेकेंड। सो स्टेटमेंट W इज इक्वल टू EIT/K 96500। ये तो हो गया इसका डेरिवेशन।
जो यहाँ पे पूछा भी है कि किस टाइप से मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है फॉर्मूले को। लेकिन आगे बोला इसने और तो कुछ नहीं बोला, बस हो गया ख़त्म, क्लियर। आगे बढ़े और मैं क्वेश्चन जान रहा था कि क्वेश्चन होगा यहाँ पे, बट क्वेश्चन नहीं एक्चुअली। वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। सो यहाँ पर पूछा गया भैया, बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक्चुअली हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। मोल्टन CaCl2 की बात कर रहा है, टू प्रोड्यूस CaCl2 की बात कर रहा है, और CaCl2 से क्या बन रहा है अपने पास, कैल्शियम बन रहा है। क्या बन रहा है, कैल्शियम। सो फर्स्ट वन तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो CaCl2 है अपने पास यहाँ पर Ca प्लस के 2 आयंस देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये आपका -1 होता है, तो -1 कितने, -2 हो गए। -2 को बैलेंस करने के लिए प्लस का 2। अगर ये भी समझ में नहीं आता तो जिसको निकालना है x मानो, क्लोरीन कितने 2, 1 का -1, नेट चार्ज 0, सो प्लस का 2 ही आएगा। ओके, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पर बना देगा कैल्शियम सॉलिड, बिकॉज कैल्शियम इज एल्कालाइन अर्थ मेटल विच इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ सॉलिड मेटल। ओके, टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अच्छा ये जानते हैं आप, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका मतलब है यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन। क्या है भैया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ओके, आपको ये पता है कि कैल्शियम जो है यहाँ पर इसका मास होता है 40 ग्राम। चाहे मैं मोलर मास की बात कर रहा हूँ या फिर एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ। एटॉमिक मास mu में होता है, जबकि आपका मोलर मास किसके अंदर होता है, ग्राम के अंदर होता है। ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं इसको। तो 2 मोल के लिए देखो यहाँ पर 40 ग्राम कैल्शियम के लिए कितना है यहाँ पर, 1 मोल। कितना है, 1 मोल। अब एक रिलेशन होता है कि जितने मोल्स होते हैं उतने ही होते हैं फैराडे। कैसे होते हैं आइए देखते हैं। 1 जो फैराडे होता है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ओके भैया, जो कूलाम्स के अंदर लिखा जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। सो अगर मैं एक फैराडे को एक्सप्लेन करने जाऊँ तो 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं आपके Na पार्टिकल, और Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू के होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये अपना कूलाम। इसे आप कैलकुलेट करने जाओगे तो अप्रॉक्सीमेशन मुझे वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 96500 कूलाम्स। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि 1 फैराडे कितना होता है, 96500 कूलाम होता है, जो बेसिकली आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब देखो भैया यहाँ पर 2 मोल है इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि यहाँ पर कितने चार्ज है। यहाँ पर बोलूँगा कि मैं 2 फैराडे है। अगर यहाँ पर 2 फैराडे है किसके लिए, 40 ग्राम के लिए, तो ये पूछा है इसने कि 20 ग्राम कैल्शियम के लिए कितना होगा। बताओ 40 के लिए 2 फैराडे है, कितना है, 2 फैराडे है, तो बताओ 20 ग्राम के लिए कितना होगा, 20 ग्राम के लिए कितना होगा, 1 फैराडे। और 1 फैराडे कितना होता है कूलाम के अंदर, 96500 कूलाम्स। सो पहले का आंसर तो ये हो गया कि हमें जो चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी 96500 कूलाम, मीन्स आपका 1 फैराडे, और 1 फैराडे क्या होता है आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, इसी टाइप से आप सेकंड को निकाल सकते हैं, बट आपके लिए मैं सेकंड को दे रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन बता रहा है 1 मोल ऑफ H2O को O2 के अंदर। मीन्स मैं बोला यहाँ पर कि मेरे पास H2 है और उससे बन रहा आपका O2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है -2, तो चेंज कितने का यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का। तो आप फाइनल निकाल सकते हैं कि 1 मोल H2 को O2 के अंदर, वो आप निकाल के देखिए, आपके पास निकल आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है आपको तो आप इस स्टेटमेंट को 2 बार ऐसे एक बार देख लीजिएगा। ओके, सो हे नेक्स्ट क्वेश्चन। So this one is the 6th question based on first law of electrolysis, means Faraday's first law. So according to this question, a solution of NiNO3 whole twice is electrolyzed between the platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at the cathode? Okay, आपसे पहले क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया था कि जो आपका मेटल होता है उसका डिपोजिशन होता है आपका कैथोड के ऊपर। क्यों होता है, वहाँ पे मैंने आपको एक कंपार्टमेंट के थ्रू बता दिया था कि जो आपका कैटाइन होता है वो कैथोड प्लेट के टुवार्ड्स भागता है जिसका चार्ज होता है नेगेटिव।
इन इलेक्ट्रोलिसिस। मैं गैल्वेनिक सेल की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर आपका लोन का रूल एप्लीकेबल होता है, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके ऊपर एनोड का चार्ज होता है और एनोड का चार्ज वहाँ पे नेगेटिव होता है, मीन्स वहाँ पे कैथोड पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। ये डिफरेंसेस होता है गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलिसिस सेल के अंदर। वो आपने चैप्टर के ड्यूरिंग पढ़ लिया होगा, बट यहाँ पर हम चल रहे हैं क्रेश रिवीजन के दौरान, तो आपको ये चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए पहले से ही। So according to this question, a solution of NiNO3 का whole twice is electrolyzed between platinum electrode. Platinum electrode act as an inert electrode. This electrode can act as inert electrode using a current of 5 ampere. So according to question, here some basic important information which are given in this question, that is NiNO3 का होल ट्वाइस, इससे बन रहा है आपका निकल सॉलिड। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ यहाँ पर? ऑक्सीडेशन नंबर होगा NO3 का, नाइट्राइडन का होता है -1 और यहाँ पर -2, इस बैलेंस करने के लिए कितना होगा? +2। तो मीन्स इस NiNO3 का होल ट्वाइस के अंदर जो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है निकल का, वो है +2, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा और बना देगा यहाँ पर निकल सॉलिड। ओके, आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है या फिर चेंज है वो भैया आपका कितने का है? 2 इलेक्ट्रॉन का, और जो चेंज होता है वही कहलाता है आपका एन फैक्टर, बोले तो वैलेंसी फैक्टर। ओके, एनी इश्यू? नो, आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मैं समझा क्या रहा हूं। आगे देखो, हियर इज करंट, बेसिकली करंट in ampere, that is 5 ampere, and 20 minute means time 20 minutes. If 20 minute into 60, that is 1200 seconds. 6 to 12 00 1200 seconds टाइम गिवन, मतलब इतने टाइम तक वो इलेक्ट्रोलिसिस करवाया गया 5 एम्पियर के करंट के ऊपर। और आपको बताना है सॉरी कि कितना यहाँ पर आपका जो निकल है वो डिपॉजिट हो पाएगा कैथोड प्लेट के ऊपर, यही पूछा है ना, और कुछ तो नहीं पूछा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, W इज इक्वल टू EIT अपॉन के 96500। सो दिस वन इज आवर फॉर्मूला टू कैलकुलेट the amount of oxidize or reduce during electrolysis. Next, W यहाँ पे फाइंड आउट करना है। E आपका इक्विवेलेंट मास होता है, और इक्विवेलेंट मास कितना होता है निकल का? बताओ, निकल का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? बताओ, अरे जल्दी बताओ, नहीं पता? अच्छा, निकल एटॉमिक नंबर होता है इसका 28, और इसका जो मास होता है वो होता है आपका 58। कितना होता है? 58 होता है। ओके, 58 ग्राम इतना होता है। अब 58 तो होता है, मीन्स जो आपका ये 28 दूनी 56, मतलब अप्रोक्सीमेशन इतना ही होता है। 58 गिवन मास, सॉरी मोलर मास, अपॉन के एन फैक्टर है यहाँ पर कितने का? 2 का, इनटू के टाइम दे रखा आपका एम्पियर के अंदर, वो है आपका सॉरी टाइम नहीं, सॉरी करंट 5 एम्पियर दे रखा, और टाइम दे रखा है 1200 सेकेंड, अपॉन के आपका 96500। इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, 58 डिवाइड बाई 2 इंटू के 96500 इंटू के 5 इंटू के 1200, इतना ग्राम यहाँ पर अमाउंट ऑफ निकल डिपॉजिट होगा कैथोड प्लेट के ऊपर। सॉरी से कैलकुलेट करना थोड़ा सा। 58 इंटू के 5 इंटू के 1200 डिवाइड बाई 2 इंटू के 50
58 इंटू के 5 इंटू के 1200 1.80 ग्राम। ओके, ये अपना 1.8 ग्राम क्या होगा, अमाउंट ऑफ निकल डिपॉजिट होगा कैथोड प्लेट के ऊपर। तो ये आपका न्यूमेरिकल था जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। डायरेक्ट आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट था, फॉर्मूला था, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन था। बाकी आपको कोई भी दिक्कत ना हुई होगी मेरे अकॉर्डिंग। अगर हुई है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको दोबारा से बिल्कुल आसान तरीके से विद द स्पीड ऑफ 0.5 करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलरॉस लॉ क्या है, राइट इट्स एप्लीकेशन विद एग्जांपल। बेसिकली हमारा ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको रट लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। क्यों बोल रहा हूँ रटने का भैया, क्योंकि पूछा जाता है। किसी न किसी आपका सेट 4 होते हैं, 4 सेटों में से किसी के अंदर ए के अंदर आ गया, बी के अंदर नहीं आया, सी के अंदर आ गया, डी के अंदर नहीं आया। मतलब कोई ना कोई ऐसा सेट होता है जिसके अंदर ये क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। इसका जो इतिहास है वो बहुत ही खतरनाक है, और ख़तरनाक जो चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री के अंदर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस क्वेश्चन को आप करिए। ओके, अगर समझ में नहीं आता है तो समझिए, वैसे समझ में आ जाएगा आपको। अगर समझ में नहीं आता है तो आपको करना है। अब मैं आपसे नहीं बोल रहा कि नकल करनी है आपको, वो मैं यहाँ पे इस मीडियम से नहीं बोल सकता, बिकॉज एक टीचर का एक दायित्व बनता है कि उस प्लेटफॉर्म पर वो नकल से रिलेटेड चीज़ें ना करवाए। और एक हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हों, हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी गैदर हो, हम आगे बढ़ें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करें, यही हमारा उद्देश्य है। 12th क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि नकल के ऊपर ध्यान ना दें, अकल के ऊपर दीजिए। ओके, व्हाट इज कोलरॉस लॉ? सो अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ, पहली चीज देशी तरीके से समझते हैं इसे, और फिर समझते हैं विदेशी तरीके से। ओके, सॉरी, लाइक देखो, कोई भी मेरे पास एक आयन होता है, लाइक इसके अंदर ए पॉजिटिव हुआ, इसके अंदर बी माइनस हुआ, और किसी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर ये घुले हुए होते हैं। लाइक यहाँ पर हमने बना दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बन गया ऐसे ही कंडीशन। 2 आयन है मेरे पास, एक तो ए पॉजिटिव है और दूसरा कौन है, बी माइनस है। एक कैटायन और दूसरा है एनायन। दोनों जानते हैं दोनों के बीच में मूवमेंट होनी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी हमारे पास करंट तभी पास होता है जब इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग होती है। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, और कंडक्टिविटी कहीं ना कहीं आपका तभी फ्लो होती है जब आपके इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। ओके, बहुत सारे फैक्टर होते हैं कंडक्टिविटी को बढ़ाने वाले, टेम्परेचर भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंडक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं, लेकिन वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। हम इस पॉइंट पर आते हैं कि उसने बोला कि हमारे पास जो कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। और ये मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर बताया था, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आपका 100% डिसोसिएट होता है अपने रेस्पेक्टिव आइंस के अंदर, जबकि जो अगर आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो लेस देन किसका, लेस देन 100% डिसोसिएट होता है। ओके, इस चीज़ को आप जानते, मानते और पहचानते भी होंगे, मुझे इसको आवश्यकता नहीं है बताने की। तो हुआ कुछ ऐसा, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कुछ वॉल्यूम होती है। क्या होती है, वॉल्यूम।
अब मान के चलो कि यहाँ पर वॉल्यूम है आपकी 20 ml और 20 ml के अंदर 2 मोल्स हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, तो मूवमेंट में कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट पड़ेगा। मतलब हो सकता है कि इनको कंप्लीट मूवमेंट ना मिल पाए। लेकिन कोलरोज क्या बोलता है, इसने बोल दिया अगर मैंने यहाँ पर वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया और वॉल्यूम को इतना इंक्रीज कर दिया कि मुझे खुद भी नहीं पता, इसको बोल दिया इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोल दिया? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट मतलब जो आपकी इन्फिनिटी तक, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बाय विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड पेपर, जो भी चीज़ें होती हैं उसको फाइंड आउट नहीं हो सकता है। इनफाइनाइट हो सकता है कि मेरे बगल में भी हो जाए, लेकिन इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसको हम पेन या फिर कॉपी की हेल्प से फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसी डाइल्यूशन की बात कर रहा है। मतलब वॉल्यूम को मैंने इतना इंक्रीज कर दिया, इतना इंक्रीज कर दिया कि वो इसके अंदर जो आयंस हैं उनको इतनी मूवमेंट मिल चुकी है, फ्री फॉर मूवमेंट हो चुके हैं वो। अब जैसे जैसे अगर वो मूवमेंट इतनी बढ़ जाएगी उनकी, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम कर रहे हैं। तो कोलरोज ने यही बोला था कि जब अगर मेरे पास कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, तो वहाँ पर अगर मैंने वॉल्यूम को कम रखा है, वॉल्यूम कम था पहले, तो मुझे क्या कर दिया, उनका वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया। यहाँ पर तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम कर रहे थे, अगर मैंने इनका इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करने स्टार्ट कर देते हैं। तो लाइक जैसे ए और बी है, उनकी आपकी मात्रा अमाउंट इतना ही रहेगा, लेकिन आपका यहाँ से जो वॉल्यूम लाइक मैंने बोल दिया 2000 लीटर कर दिया। अब 2000 लीटर के अंदर भी 2 मोल्स प्रेजेंट है। कहाँ आपका 20 ml के अंदर 2 मोल थे, लेकिन इतना वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया कि ए और बी जो आयंस हैं उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो वे खुद बे खुद एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो यही बताया था कोलरोज लॉ ने। अगर कोलरोज लॉ की बात करूँ मैं, तो कोलरोज लॉ आपका बेसिकली कोलरोज लॉ क्या होता है, लैम्डा इनफाइनाइट एम या फिर लैम्डा नॉट एम, ये क्या होता है आपका, क्या होता है नहीं पता। एक तो होता है आपका लैम्डा ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट या फिर लैम्डा इनफाइनाइट एम, ये बोला मैंने सॉरी, अरे मोलर कंडक्टिविटी के टुवार्ड्स नहीं जाना मुझे। लैम्डा इनफाइनाइट मैंने बोल दिया कि मेरे पास है CH3COOH, ठीक है। अब इसके जो रेस्पेक्टिव आयंस होंगे वो एक तो होगा आपका लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ CH3COO माइनस, और दूसरा कौन सा होगा, लैम्डा इनफाइनाइट ऑफ H+। होगा नहीं होगा, ये हमें कौन बताता है, कोलरोज लॉ बताता है। कौन बताता है, कोलरोज लॉ बताता है। दूसरी ओर इसका एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो अल्फ़ा कैसा होता है आपका, अल्फ़ा होता है लैम्डा इनफाइनाइट एम अपॉन के सॉरी लैम्डा एम उल्टा हो गया भैया, लैम्डा एम डिवाइड बाय लैम्डा इनफाइनाइट एम। लैम्डा एम जानते हैं आप, कापा इंटू के 1000 डिवाइड बाय एम, और इसको कैसे निकालेंगे, जो मैंने अभी ये मेथड बताया है। ये इसके एप्लीकेशन में लिख देना एक दो, जो आपको अपनी उसके अंदर होता है, ठीक है। एक स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के अंदर होता है, बट इरेज हो गया, वो बता रहा हूँ मैं। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। हियर इज एट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत शार्प तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। इजी तो पूरी केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, बट कुछ समझने वाला हो, अगर किसी को एलिमेंट्स के नाम तक भी ध्यान नहीं है तो भैया उसको तो पहाड़ जैसा लगेगा ही। ओके, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एडेनिन सेल इज 1.1 वोल्ट। स्टैंडर्ड कंडीशन बेसिकली नॉट को रिप्रेजेंट करती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले तो आपका यहाँ पर बात कर रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल की, ठीक है, ई नॉट सेल, दिस वन इज ई नॉट सेल। ये गिवन कर रखा आपको 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बतानी है आपको, मतलब बोले तो डेल्टा जी नोट बताना, और डेल्टा जी नोट क्या होता है आपका -NF ई नोट सेल।
और माइनस एन जो डेल्टा एच होना चाहिए, कोई भी अगर स्पॉन्टेनियस सेल होगा आपका, उसके लिए हमेशा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अगर कोई मेरे पास सेल रिएक्शन फीजिबल होगी तो वहाँ पर आपका डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, अगर आपका नोट भी लगा हुआ है तो। बड़ा सिंपल है, इस क्वेश्चन के अंदर आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वो कितने भैया, 2, यहाँ पर भी कितना आपका 2। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने आपके 2। सो एन की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई यहाँ पर, -2 इंटू के फैराडेज कांस्टेंट होता है आपका 96500 इंटू के नोट सेल दे रखा 1.1। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। ओके, और वो एनर्जी किसके अंदर आएगी, आपकी वोल्ट के अंदर। सो एक बार दोबारा से कैलकुलेट करना है इसको सर। -2 इंटू के 96500 इंटू के 1.1 इंटू के 1.1 इंटू का -2 -2 है। तो ये आ जाएगा माइनस 2.2 300 वोल्ट। इतना यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है, ठीक है, वोल्ट, और सॉरी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, ये वोल्ट के अंदर नहीं, ये जूल के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी, जूल्स के अंदर आएगी। ओके, अगर आप डिवाइड करने जाओगे तो 1000 से तो ये किलो जूल के अंदर बन जाएगी। मीन्स आपका यहाँ पर -212.300 किलो जूल इतनी एनर्जी निकलेगी आपकी स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी। ओके, किलो जूल के अंदर ही पूछा है ना, हाँ किलो जूल के अंदर पूछा है, और वो कितना आपका 212.3 किलो जूल। नेक्स्ट, so this one is the 9th question of this PPT, define molar conductivity। सिंपल क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा इसमें कुछ बताऊंगा नहीं, सिंपल आपको किस तरीके से फॉर्मूला ध्यान रखना है वो बता रहा हूँ। सिंपल, हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट की जाती है लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू के 1000 डिवाइड बाय एम। ओके, कापा आपका क्या होता है, सभी जानते हैं कापा क्या होता है आपका, बताइए, कंडक्टिविटी 1/r रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इनटू के सेल कांस्टेंट बोले तो आपका L/A, यही होता है ना भैया, ये आपका कापा होता है। मोलरिटी आप जानते हैं, मोलरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये अपना होता है, ठीक है। बाकी आप डेरिवेशन को निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकालनी हो, थोड़ा स्टेटमेंट दिखा देना इसका कि मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है, वो आपकी रिवीजन या फिर बुक के अंदर गिवन कर रखी होगी। सो हियर इज लास्ट क्वेश्चन, दिस वन इज 10th क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लेक्चर। सो कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, EMF of cell, I wanted to find out E cell, question mark, Mg plus के 2Ag reaction gives Mg2 plus के 2Ag, so total number of the electron exchange that is N2 and here is 2, so N is 2 means total number of electron exchange are 2, and where concentration of Mg2 plus is 0.130 molar and concentration of Ag plus is given 1.0 into 10 to the power minus 4 molar, and E naught cell that is 3.17 volt, 3.17 volt E naught cell, E naught cell is 3.17 volt. Total number of electron exchange that is 2. कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है, ऐसा नहीं एग्जाम के अंदर आंसर शीट के अंदर आपको ई सेल लिखना, यहाँ पर लिखना आपको सेल पोटेंशियल या फिर इसको बोलते हैं EMF ऑफ सेल, जो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। दूसरा आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल दैट इज 3.17 विच इज गिवन इन आवर क्वेश्चन, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज दैट इज 2. सो अकॉर्डिंग टू Nernst equation,
नेक्स्ट इक्वेशन बेसिकली हमारे पास जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन, वो बेसिकली आपका 298 केल्विन ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर पूछे जाते हैं, ठीक है। वैसे आपको पता होगा कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अकॉर्डिंग दूसरी में हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, लेकिन उसको हम यूज़ नहीं करते। आगे के जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये इक्वेशन पूछी जाती है। बट हमें कौन सी इक्वेशन ध्यान रखनी है, जहाँ पर आपका रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कराई जाती है और वहाँ पर आपका नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन के एन log q, and q is reaction quotient which can find out by change in concentration of product upon के change of reactant. So E cell is equal to E naught cell, that is 3.17 volt minus 0.0591 upon K2. Here is log क्या होगा बेसिकली आपका, अगर मैं क्यों की लिखना चाहूँ तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसकी बात करें अपन, ये आपका mg इधर की साइड जा रहा है mg2 प्लस, तो अपन इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ mg2 प्लस, ओके। इसमें यहाँ पर कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका है आपका Ag प्लस का, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर। सो रिएक्शन कोएफिशिएंट बनेगा अपने पास, इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं, इसको तो हम लिखेंगे log क्यों, mg की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है यहाँ पर 0.0 नहीं है 130 मोलर डिवाइड बाय 1 इंटू के 10 द पावर माइनस के 4 एंड पावर 2। इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन, सो E cell is equal to 3.17 minus 0.0591 upon K2 and log 0.130 divide 10 to the 4 to the 8, तो मीन्स 10 द पावर माइनस के 8 एंड 10 द पावर माइनस के 8 इधर की साइड जाएगा ऊपर की साइड, तो ये 10 द पावर 8 बन जाएगा। तो अपन इसको यहाँ पे लिख देते हैं 10 द पावर 8, ओके। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो मेरे पास जो ई सेल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3.17 माइनस 0.0 और 2 टू जा 4 और 2 9 जा ये 5, ये भी 5, और इधर की साइड लॉग की इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो लॉग 1 इंटू के भी होता है 8 प्लस के आपका log 0.130, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो log की वैल्यू आएगी, ठीक है। एक बार इसे कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि ये आपका log b बेस n2 के c वाली यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है, जिसे आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और इस ई सेल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर गिवन कर रखा होता है। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको यहाँ पर कुछ दिक्कतें खड़ी कर रही हों। अगर खड़ी कर रही हैं तो आप वो खड़ा कर दीजिए, या फिर आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपका सॉल्यूशन अवश्य ही प्रोवाइड करेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, आज के लेक्चर को यहाँ पर समाप्ति की ओर ले जाते हैं। कल मिलेंगे आपसे किसी नई टॉपिक और लेक्चर के दौरान। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखता हूँ, बाकी लोग या फिर दुनिया तो अपना ख्याल रख ही रही है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।